नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों के ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें बधाई दी। और सीएम धामी ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करना एक बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने मोदी को कर्मयोगी और तपस्वी बताते हुए कहा कि इन 12 सालों में प्रधानमंत्री ने बिना रुके भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है और उनके नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। और मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तराखंड की ओर से उनके सफल कार्यकाल की सराहना की। किस तरह का कार्यकाल देख रहे हैं 12 साल का? देखिए, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए 12 साल का कालखंड पूरा हो रहा है और वो निर्वाचित देश की आज़ादी के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कालखंड तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड आज दर्ज हो गया है। और ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले, गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे, वो सभी काम किए हैं। और 12 वर्षों में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। भारत की वैश्विक ताकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनसेवा का संदेश देते हुए कहा कि जब उन्होंने राज्य के मुख्य सेवक का पदभार संभाला तब उन्होंने सरलीकरण और समाधान, निवारण और संतुष्टि का मार्गदर्शन मंत्र अपनाया। और उन्होंने कहा कि यही भावना सभी में होनी चाहिए और जो भी मदद के लिए आए उसकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी विभाग केवल इमारतों और फाइलों में नहीं चलता, बल्कि सच्चा अनुशासन और जनता को समर्पित कर्मियों और नई पीढ़ी के प्रयासों से भी संभव होता है। जानता हूं कि किसी काम को करना है तो उसके सैकड़ों रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते कई बार कठिन हो सकते हैं, लेकिन रास्ते होते जरूर हैं। इसलिए पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया तो एक मंत्र लेकर कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, ये भाव आप सबके मन में भी होना चाहिए कि जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे। हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और ये याद रखिए, कोई भी विभाग केवल भावना और फाइलों से नहीं चलता है, बल्कि जनता को असली सुशासन आप जैसे जो नई पीढ़ी के, और मैं आपको कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले, जो उसके ध्वजवाहक हैं, अमृतकाल के ध्वजवाहक हैं, वो आप लोग हैं जिनका सेवा काल आज से प्रारंभ हुआ है। और आप लोग भी इसको कर्मठता से कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं। और व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास ईमानदार और कर्मठ लोग भी जगाते हैं कि ये व्यवस्था व्यवस्थित होकर चलेगी। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था में घुसपैठ नहीं होगी। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक देने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। और देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और सरकारी अधिकारी शामिल हुए। और बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित आपदाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेना। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहने के लिए निर्देश दिए ताकि राज्य में जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाकथम में आयोजित जौनसार बाबर लोक संस्कृति महोत्सव और क्रीड़ा समारोह 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए कई अहम घोषणाएं की और उन्होंने क्षेत्र में सड़क, पुल और पेयजल शिक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का वादा किया। और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जौनसार बाबर की अनूठी संस्कृति और परंपराएं उत्तराखंड की पहली और असली पहचान है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। आप देख रहे होंगे और मुझे भी मासू महाराज के सानिध्य में मुन्ना सिंह जी भी थे, हमारे सभी मधु जी भी थी और भी हमारे सभी साथी वहां पर थे। और आने वाले समय में मासू महाराज का जब मास्टर प्लान पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, सच में वो स्थान वैसे ही भव्य है जहां पूरे क्षेत्र पर मासू महाराज की कृपा बरसती है, तो भव्य मासू और दिव्य मासू के रूप में हम सबको दिखाई देगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ यहीं यमुना में हरिपुर कालसी में एक नया शहर बनाने की दिशा में उसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं लाखा मंडल गया था, लाखा मंडल में भी हमने कहा है कि लाखा मंडल को भी हम एक दिव्य और उत्तराखंड में मतदाता सूची में शुद्धिकरण को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया और सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का गणना फॉर्म सौंपा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य की मतगणना सूची को तुष्टिहीन बनाना है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी मतदाताओं तक जनगणना और गणना फॉर्म पहुंचाए जाएंगे और 7 जुलाई तक BLO ऐप के माध्यम से इन सभी फॉर्म को डिजिटलकरण सुनिश्चित किया जाएगा और इस कवायद से मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता में सुधार होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में विशेष गहन अभियान यानी SIR अभियान की शुरुआत हो चुकी है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का SIR पर एक बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि SIR प्रक्रिया यानी SIR अभियान उत्तराखंड में पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से की जाएगी ताकि उत्तराखंड के जो पात्र मतदाता हैं वो किसी प्रकार से छूटने ना पाए और जो उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे हैं या जिनका उत्तराखंड में कोई आधार नहीं है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे मतदाताओं के नामों को SIR के जरिए सूची से हटाया जाएगा ताकि जो पात्र मतदाता है उनके नामों की पहचान हो सके और पूरी तरीके से ये प्रक्रिया है ये साफ सुथरे तरीके से की जाएगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि किसी प्रकार से जो पात्र मतदाता उनको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि SIR प्रक्रिया उन्हीं के लिए की जा रही है कि जो जेन्युइन मतदाता है यानी जो पात्र मतदाता है उनकी सही तरीके से पहचान हो सके। उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं और उसी के तहत जो BLO है वो घर घर जाकर के तमाम जो कार्रवाई है उनके द्वारा की जाएगी और जिसकी शुरुआत भी कल यानी 8 जून से हो चुकी है। उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया सुचारू कर दी गई है। सर आज से BLO घर घर जाएंगे। नहीं, देखिए उसके लिए सभी तैयारियां हो गई है। वो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में ये SIR की प्रक्रिया हो रही है और वो पूरी सही तरीके से हो और पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आए और जो अपात्र हैं या जिन्होंने घुसपैठ की है, जिन्होंने संदिग्ध अवस्था में रहते हैं या जिनका लेना देना नहीं है, जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, ऐसे लोगों के नाम भी उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, एक अच्छा फिगर निकल के आएगा। अमित चौधरी, ANB न्यूज, उत्तराखंड। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में उत्तराखंड के मूल निवासी शेफ केशव नेगी पर हुई पुलिस कार्रवाई ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि जिम्मेदारी तय करने के बजाय कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि घटना दुखद है और जांच आवश्यक है लेकिन किसी भी निर्दोष के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर दिल्ली सरकार के साथ लगातार संपर्क में है।
दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के हताहत होने की बहुत ही दुखद खबर सामने आई। ये बहुत ही सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि एक अग्निकांड में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और इसमें जिन लोगों को भी घायल के रूप में शारीरिक क्षति हुई है, घायल हैं, उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया, इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर यह आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, निश्चित वो किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो, ये हम सब लोग चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से वार्ता की है और क्योंकि जब इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, तो पूछताछ हर व्यक्ति की जा सकती है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्दोष को सजा न हो, ये भी हम भी ये अपेक्षा करते हैं। ऋषिकेश राज्य कैंप में चारधाम यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक मॉक ड्रिल आयोजन की गई और इस अभ्यास का मुख्य केंद्र बिंदु आतंकवादी हमले की स्थिति से निपटना था। और सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को स्थानांतरित किया और गहन सर्च ऑपरेशन चला और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय और त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया। और अधिकारियों ने बताया कि ऐसी ड्रिल का मुख्य लक्ष्य किसी भी आपात स्थिति से सुरक्षित तंत्र को और अधिक सक्षम बनाना है। हल्द्वानी की नई एसपीएम मोनिका आर्या ने कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कमर कस ली है और मानसून को देखते हुए उन्होंने आपदा प्रबंधन, जनबलाव की रोकथाम और शहर की व्यवस्थित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और संवेदनशील इलाकों में पहचान कर जल निकासी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा और इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ अभियान और यातायात सुधार के साथ ही एसडीएम नशा मुक्त केंद्रों की नियमित जांच कर मानकों का पालन सुनिश्चित कर रही है ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अवगत कराना चाहूंगी कि वर्तमान में कि हमारा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो आदेश प्राप्त है कि किसी भी प्रकार से पेयजल की जो है दुरुपयोग ना हो पाए, उस पर विशेष प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रिसेंट में जो ये घटनाएं हुई हैं कुछ कांडों से रिलेटेड, इसमें भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं। उसमें भी अभी छापेमारी की कार्रवाई गतिमान है। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस को, प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। फायर की एनओसी इत्यादि या प्राधिकरण से जो उनके स्वीकृत होने हैं, संबंधित विभागों से स्वीकृति प्राप्त की गई ही नहीं। इसके अतिरिक्त आगामी मानसून को देखते हुए भी यहाँ पे जो नदी नाले इत्यादि पे जो अतिक्रमण इत्यादि है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी ताकि आपदा या जो मानसून का सीजन है उसमें त्वरित कार्रवाई हम कर सकें। तो नशा मुक्ति केंद्र, चूंकि वर्तमान में नशा कहीं ना कहीं समाज में एक कुरीति की तरह प्रभावी हो रहा है, तो पूरा प्रयास किया जाएगा जितने भी हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं वो एज पर नॉर्म चल सके, ताकि यदि वहाँ पे कोई लोग भर्ती होते हैं तो उनको सुचारू रूप से इलाज हो सके। बिल्कुल दिए जाएंगे। जैसे जिला महोदय द्वारा एक राजस्व प्रवर्तन समिति भी बनवाई गई, जिसमें प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार के वाद विवाद को हमारे द्वारा निस्तारण किया जाता है टीम बना के, जो भी राजस्व से रिलेटेड होता है, तो इसमें जरूर प्रभावी कार्रवाई की। देहरादून के मानसून के आगमन को देखते हुए देहरादून स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए कमर कस ली और 15 जून से पूरे जिले में एक व्यापक डेंगू कंट्रोल अभियान शुरू किया जाएगा। और हालांकि वर्तमान जिले में डेंगू का कोई भी मामला सामने नहीं आया, फिर भी प्रशासन ने 10 संवेदनशील हॉटस्पॉट इलाकों पर विशेष निगरानी रखी है और विभाग की टीमें घर घर जाकर लार्वा की जांच करेंगी और लोगों को जागरूक करेंगी और किसी भी संभावित मरीज के मिलने पर तत्काल 50 घरों का सर्वे किया जाएगा और नगर निगम के सहयोग से नियमित फॉगिंग और सफाई सुनिश्चित की जा रही है।
डेंगू को लेकर के हम अपनी पूरी जो तैयारी है वो कर चुके हैं। जो आशाओं की ट्रेनिंग है वो करा चुके हैं, आशा फिजिकल ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। इंटर डिपार्टमेंटल जो मीटिंग है वो हमारी इसमें हो चुकी है। अभी डीएम साहब की अध्यक्षता में भी एक बैठक इसमें अभी हुई थी। अभी आज ही मैं अभी सीडी साहब की अध्यक्षता में इसमें बैठक थी, उसी से मैं अभी आया भी हूँ। तो उसमें यही है कि जो भी हम पूर्व वर्षों की भांति जो हम करते रहते हैं, जो एक्टिविटी हमने की थी, जो हॉटस्पॉट हमने आइडेंटिफाइड किए हैं पूर्व के, उसमें उन हॉटस्पॉट पे विशेष ध्यान रखा जाए। जन जागरूकता का कार्य जो है वो सभी डिपार्टमेंट की मदद से जो है उसमें किया जाए। आईसी ज़्यादा की जाए और उसमें आईसी जो है वो हम जो हमारे डिग्निटीज़ हैं, बड़े लोग हैं, उनसे अपील के माध्यम से हम सोशल मीडिया में प्रचारित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसका प्रचार कर पाएँ, उनमें जागरूकता पैदा कर पाएँ। ये तो पहला ही हमारा वो है। दूसरा, हम इसमें डेंगू वॉलंटियर्स भी रखते हैं। तो अभी जैसे निर्देश मिले हैं 15 जून से हम कोशिश करेंगे कि 15 जून से उनको अपॉइंट करके, और 15 जून से जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं, जैसे हम देहरादून की बात करें, अर्बन में तो 100 डेंगू वॉलंटियर्स रहते हैं और ऋषिकेश अर्बन में 40 रहते हैं। तो इस बार हमने 10 बढ़ाने को कहा है। ये एनएचएम से इनकी फंडिंग होती है, तो 10 और हमने बढ़ाने को कहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है और इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और उन्होंने कहा कि इन 12 सालों में देश और उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक और जनहितकारी कार्य हुए। और मंत्री खजान दास ने जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और जिसके लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को विकास और सुशासन, जन कल्याण की नई मिसाल करार देते हुए कहा कि इन नीतियों का सीधा लाभ आज देश की जनता को मिल रहा है। एक आज 12 साल पूरे हुए मोदी जी को, किस तरह के सेलिब्रेट हो रहा है या क्या कुछ आप मान रहे हैं कि इस 12 साल में क्या कुछ अच्छा रहा? देखिए, मिलाकर के देखा जाए तो जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं 2014 से लेकर के और अब तक का जो 12 साल का कार्यकाल रहा, वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण अच्छा रहा, भारत के हित में रहा है। और विशेषकर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हित में रहा है। जब भी उत्तराखंड में आए हैं तो कुछ न कुछ सौगात उत्तराखंड को दी है। और आज हम जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। भारतवर्ष में चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के हो, बहुत अच्छे काम हुए हैं। और अब हम ये 12 साल को जो उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उसके लिए हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य भारत के हित में किए हैं, उत्तराखंड के हित में किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग सब कर रहे हैं। एक टीम भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां सभी को सौंप दी गई है, चाहे विधायकगण हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो। सबको रात्रि विश्राम के लिए भी जनता के बीच में जाना है और जनता की समस्याओं को भी सुनना है। और जो उपलब्धियां हैं हमारी, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारतवर्ष की उपलब्धियां हो, जब मोदी जी ने काम किए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सभी कमर कस ली है और पार्टी के विशेष रूप से 29 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बनाई है, जहां पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। और प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि 2017 में 57 सीटें जीतने वाली भाजपा 2022 में 47 सीटों पर सिमट गई और इस बार सभी हारी हुई सीटों को जीतने का लक्ष्य है और इसके लिए कोर ग्रुप के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 और 22 में इन दो चुनाव की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए, जहां 17 में हमको 57 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं पर 22 में हमको 47 सीटें प्राप्त हुई। यानी कि 22 का जो चुनाव हुआ उसमें हमने 23 सीटें लूज की थी। इस बार हमारा 2027 में जब राज्य के विधानसभा चुनाव होंगे, तो इस चुनाव में हमें जो 23 सीटें हम पिछली बार हारे हैं, इसमें पूरा फोकस हमारे रहना है। और जो मोदी जी के 12 साल का कार्यक्रम और जो अगला कार्यक्रम हमारे होने वाला है, इन 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी इन 23 विधानसभाओं में 100% जीत हासिल करे, ऐसी एक मजबूत कार्य योजना हम बना रहे हैं। इसके लिए हमने जो हमारे कोर ग्रुप के माननीय सदस्यगण हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय सांसदगण हैं, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इन सबको एक एक विधानसभा की जिम्मेवारी हमने दी है
ताकि विस्तृत रूप से जो हम कार्य योजना बनाएंगे उसको धरातल पर उतार सके और इन सीटों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने जानकारी दी कि पार्टी इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाई और इसके तहत प्रबुद्धजन सम्मेलन और जैविक खेती पर कार्यशालाएं और बृहत जनसंपर्क अभियान चलाई जाएगी और 11 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब होंगे, जबकि 12 से 16 जून तक वरिष्ठ कार्यकर्ता विधानसभा स्तर पर प्रवास कर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। तो हर वर्ष हमें जाना है, हमें अपनी जो हमने विकास किया है उसके लिए विकास यात्रा भी निकालनी है। हर एक विधानसभा में जाकर जैविक खेती को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं उसके लिए कार्यशाला करनी है। जो प्रबुद्धजन है विधानसभा में, हर विधानसभा में रहने वाले, उनसे जाकर उनसे संपर्क करना है। हमें अपने शक्ति केंद्रों पे बैठक करनी है, अपने बूथ पे बैठक करनी है। तो ऐसे करके संगठन को भी मजबूत करने का काम करना है और जो सरकार और प्रदेश और केंद्र जो बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको जाकर जनता तक लेकर जाना है, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। कब से कब तक? ये पूरा कार्यक्रम अभी जो हमारा 2 दिन का प्रवास है वो तो केवल 12 से 16 तक है, लेकिन ये जो पूरे कार्यक्रम है ये तो पूरा, मैं कहूंगी पूरा लगभग महीना है। 20 तारीख तक सभी कार्यक्रम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले में करने वाले हैं और वो 12 तारीख को करेंगे, कोई 13 को करेगा और मुख्यमंत्री जी 11 को करेंगे। यहाँ प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसमें रहेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहले वो सारी एक संवाद जैसा मीडिया के साथ होगा। ये सभी जिलों में होने वाला है, जो सरकारी जिले हैं, संगठनात्मक जिले नहीं, 13 जिलों में होने वाला है। तो इस तरीके से आगे और बाकी ये प्रवास के जो 2 दिन के कार्यक्रम है ये पूरी विधानसभा में रहेंगे। और 21 को जैसे हमारा योग दिवस है, फिर हमारा बलिदान दिवस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, फिर हमारे जैसे आपातकाल जो लगा था उसके लिए काला दिवस हम मनाते हैं। तो ये पूरे इस महीने के बहुत सारे आगे के कार्यक्रम हैं जो होने वाले। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।